हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी अचीव विदेश की फैमिली में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमए हिंदी के सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएं, उसकी हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का जो नाम है वो है हिंदी नाटक और इसमें 2 नाटक दिए गए हैं। एक है अंधेर नगरी और दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। हम इन्हीं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम टू टाइम वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। यानी कि जो अंधेर नगरी है हमारी वो किस तौर पर लिखी गई है। यानी कि वो एक कहानी है, नाटक के तौर पर लिखी है, एकांकी है या फिर कविता है। तो हमारी जो यूनिट 1 है उसका नाम ही हिंदी नाटक है। यानी कि जो अंधेर नगरी है वो हमारा एक नाटक है। वहीं अगर आषाढ़ का एक दिन भी पूछ लिया जाता तो वो भी हमारी नाटक की विधा में लिखी गई है। तो क्योंकि आपकी यूनिट 1 में 2 ही नाटक हैं, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, तो ये दोनों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधा में लिखी गई है तो आपका आंसर वही एक होगा, यानी कि बी, नाटक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा या फिर अज्ञे के द्वारा। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि अंधेर नगरी एक नाटक तो है लेकिन वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर हम मोहन राकेश की बात करें तो अभी हमने जो आषाढ़ का एक दिन नाटक की बात की थी वो मोहन राकेश के द्वारा ही लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनकी आपने एक आत्मकथा के बारे में पढ़ा होगा, वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, और ये भी आपके सिलेबस में है लेकिन यूनिट 1 में नहीं, यूनिट 2 में है। जो आप प्रकीर्ण गद्य विधाएं यूनिट 2 का नाम है, इसमें आपकी 3 विधाएं दी गई हैं गद्य की, तो उसमें है ये। ठीक है, कौन सा? हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। वहीं हम अज्ञे की बात करें, ये भी आपकी यूनिट 2 में दिया गया है। इन अज्ञे जी का जो एक यात्रा वृत्तांत है, शायद आप इसे जानते होंगे, अरे यायावर रहेगा याद, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, वहीं अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है अरे यायावर रहेगा याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहन राकेश के द्वारा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। क्या अंधेर नगरी नाटक 1881 में प्रकाशित हुआ था, 1882 में, 1883 में या फिर 1884 में। तो अंधेर नगरी नाटक जो है वो हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है और 1881 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1881 है और आषाढ़ का एक दिन जो है नाटक उसका प्रकाशन वर्ष 1958 है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था। 9 अगस्त 1850, 9 सितंबर 1850, 9 अक्टूबर 1851 या फिर 9 सितंबर 1851। क्या आपको ये आंसर आता है? क्योंकि देखो, ये जो आपके नाटक दिए गए हैं, 2 अंधेर नगरी और आषाढ़ का एक दिन, इनके जो राइटर हैं या कहें जो लेखक हैं या रचयिता हैं, तो उनके बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इनका जन्म कब हुआ था ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और पिछली बार भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए इनके वर्ष कब हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, ये जो इनका थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फो है, वो आपको संक्षिप्त परिचय पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1921, 1922, 1923 या फिर 1924? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 को, लेकिन 9 सितंबर, ठीक है। 1850 है ना, तो 18 का 9 आप याद रखना, ठीक है। और सितंबर का भी 9 ही है, क्योंकि 9 9वां मंथ होता है ना हमारा सितंबर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 99 करके है और 18 और 50, ठीक है। और जो मोहन राकेश जी का जन्म है वो 1924 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहन राकेश जी का जन्म स्थान काशी वाराणसी है, आगरा उत्तर प्रदेश, पंजाब अमृतसर या फिर डी कोई नहीं? तो मोहन राकेश जी का जो जन्म स्थान है वो है हमारा अमृतसर का पंजाब, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतेंदु जी का जन्म स्थान क्या है? वाराणसी के रहने वाले थे, राजस्थान के, काशी के या फिर उत्तर प्रदेश के? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होने वाला है, यानी कि भारतेंदु जी का जो जन्म स्थान है वो है काशी और मोहन राकेश का पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम था? भारतेंदु था, गोपाल चंद्र था, चंद्र किशोर था या फिर किशोरी लाल था? बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा बी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो पिता थे उनका नाम था गोपाल चंद्र। और जो गोपाल चंद्र यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो पिता थे वो एक अच्छे कवि थे, और मतलब एक अच्छे कवि थे, लेकिन वो जो पहले रचनाएं लिखा करते यानी कि जो कविताएं वो लिखा करते थे, क्योंकि वो एक कवि थे, वो गिरधर दास नाम के कविताएं लिखा करते थे, यानी कि गिरधर दास उपनाम से वो कविताएं लिखा करते थे। कौन? गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र कौन है? तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश का वास्तविक नाम क्या था? राकेश था, मोहन था, मदन था या फिर मदन मोहन था? तो मोहन राकेश जी का जो वास्तविक नाम था वो था मदन मोहन, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राकेश जी की भाषा कैसी थी? मोहन राकेश, क्या लिखा था इन्होंने? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक है एक। कब लिखा गया था? तो 1958 में लिखा गया था, ठीक है। इनकी भाषा कैसी है? तो इनकी भाषा सरल और गंभीर है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन किस विधा में लिखा गया है? देखो वही क्वेश्चन आ गया। तो आषाढ़ का एक दिन हमारा एक नाटक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी को किस प्रकार का नाटक माना जाता है? क्या व्यंग्य नाटक माना जाता है, हास्य माना जाता है, मौलिक या फिर कोई नहीं? तो अंधेर नगरी, जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये एक हास्य नाटक है, यानी कि एक हंसी का पात्र है। कौन बनता है हंसी का पात्र? तो चौपट राजा, जिसको आप सभी शायद आपने ये स्टोरी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कभी ना कभी। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? यानी कि कोई भी जैसे नाटक होता है वो कई दृश्यों में बटा होता है या कई अंकों में बटा होता है। तो ये अंधेर नगरी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है और ये 6 अंकों में विभाजित है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है? हमारा अंधेर नगरी 6 अंकों में विभाजित है और आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों में विभाजित है, यानी कि जो अंधेर नगरी नाटक है वो आषाढ़ का एक दिन से डबल अंकों में विभाजित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? जब आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ेंगे तो वो कालिदास के जीवन पर आधारित है। तो उसमें क्या होता है, जो नायक होता है तो वो हमारा कालिदास ही है। अगर नायिका के बारे में बात करता है तो वो मल्लिका होती है, जो उनकी प्रेमिका होती है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पाता है
मल्लिका से। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका कौन है? वही क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो मल्लिका, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी है? तो अभी देखो हमने पीछे ही क्वेश्चन पढ़ा था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो काशी के रहने वाले थे, है ना। और काशी के रहने वाले थे, तो ये जो उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी वो काशी के विद्वानों ने ही दी थी, ठीक है। और अब अगर अभी मोहन राकेश के बारे में बात करें तो मोहन राकेश कहाँ के रहने वाले थे? तो वो अमृतसर के, पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहन राकेश को, विष्णु प्रभाकर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या फिर बच्चन जी को? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पितामह है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, बाला बोधिनी है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, दोनों ही हैं, या फिर दोनों ही नहीं हैं? तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में देखो, आपको जो बी ऑप्शन दिख रहा होगा हरिश्चंद्र मैगजीन, नाम ही आपको लग रहा है हरिश्चंद्र, है ना, तो ये तो है ही, लेकिन बाला बोधिनी भी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक में कौन सा पात्र विवेकशील है? यानी कि अंधेर नगरी नाटक में आपको ऐसा कौन सा करेक्टर दिखा जिसके अंदर बहुत सारा विवेक देखने को मिला, यानी कि पेशेंस, उसका पेशेंस का लेवल बहुत अच्छा है। गोवर्धन का था, या महंत जी का, राजा का, या फिर मंत्री जी का? तो आपने जब इस नाटक को पढ़ा होगा तो आपको इसमें सबसे समझदार जो व्यक्ति हैं वही होंगे जिनके अंदर बहुत सारा विवेक होगा, जो विवेकशील की उपाधि मतलब प्राप्त करने योग्य होंगे, तो वो हमारे महंत जी थे, ठीक है। मैं हमारे बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो महंत जी थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक में किस रस का प्रयोग किया गया है? क्या करुण रस का प्रयोग किया गया है, भयानक रस का, हास्य रस का, या फिर श्रृंगार रस का? जब आप अंधेर नगरी का नाटक पढ़ेंगे तो आप में उसको करुण रस का बिल्कुल भी आपको फीलिंग नहीं आने वाली है कि करुण रस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, है ना, इमोशनल हो गए आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगने वाला है जब आप ये नाटक पढ़ेंगे। तो ए ऑप्शन तो गलत है, भयानक भी नहीं लगने वाला है, बी भी गलत है, हास्य, हाँ अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, देखो अगर आपको याद हो कि एक हास्य नाटक है, किस प्रकार का नाटक है पूछा गया था, व्यंग, हास्य, तो हास्य नाटक है और इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास किस स्थान पर रहता है? तो जब आप नाटक पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन, तो उसमें जो कालिदास है वो हिमालय के पास एक गांव में निवास करते थे, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास को किस रूप में चित्रित किया गया है? एक शक्तिशाली शासक के रूप में, प्रसिद्ध कवि के रूप में, प्रसिद्ध नाटककार के रूप में, या फिर बी और सी दोनों, यानी कि कवि और नाटककार दोनों के रूप में? तो हम सभी जानते हैं कालिदास एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार भी थे, तो बी और सी हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका कौन है? अभी हम पीछे ही पढ़ के आए, अभी मैंने आपको जब शॉर्ट स्टोरी समझाई थी आषाढ़ का एक दिन की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आषाढ़ का एक दिन का जो नायक है वो तो कालिदास जी हैं और नायिका मल्लिका है। तो जो कालिदास जी हैं उन्हीं की प्रेमिका थी मल्लिका, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मल्लिका कौन है? कालिदास की प्रेमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मुख्य पात्र कौन है? तो कालिदास के जीवन पर आधारित है, तो कालिदास ही मुख्य पात्र होंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश के द्वारा संपादित पत्रिका है। अभी हमने हरिश्चंद्र के द्वारा देखी थी, कौन कौन सी थी? बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र मैगजीन। और मोहन राकेश के द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है सारिका, यानी कि हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि मल्लिका जब वर्षा में भीग कर आई तो मल्लिका की माँ ने उसके लिए सूखे कपड़े कहाँ पर रखे? ए बक्सा, बी बस्ता, सी तल्प या फिर डी कोई भी नहीं। तो जब मल्लिका वर्षा में भीगकर अपने घर आती है तो मल्लिका की जो माँ है जिनका नाम अंबिका है उसके लिए सूखे कपड़े तल्प पर रखती हैं। तल्प का अर्थ होता है बिस्तर पर, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आषाढ़ का एक दिन की जो नायिका की माँ है उनका क्या नाम है? अभी मैंने आपको बताया कि जो आषाढ़ का एक दिन की नायिका है वो तो मल्लिका है और मल्लिका की माँ का नाम है अंबिका। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंबिका कहती है कि तुम जैसी भावना समझ रही हो वह केवल छलावा और आत्म प्रवंचना है। वह जो अंबिका है वो किसे कह रही हैं? कालिदास से कह रही हैं, मल्लिका से, प्रियंगु मंजरी से या फिर मातुल से? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यानी कि अंबिका जो है वो अपनी बेटी से बोल रही हैं मल्लिका से कि तुम जैसी भावना समझ रही हो, यानी कि वो कालिदास के प्रति जो फीलिंग्स रखती थी या भावनाएं जो उसकी थी कालिदास के प्रति, वो उसको उनकी जो माँ है वो छलावा और आत्म प्रवंचना कह रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मातुल कालिदास का कौन है? तो जो मातुल है वो कालिदास का अंगरक्षक था। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अंबिका कौन है? तो अंबिका जो इस नाटक की नायिका है उसकी माँ है, यानी कि मल्लिका की माँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आषाढ़ का पहला दिन के रचनाकार कौन है? ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है वो तो आषाढ़ का एक दिन है, ठीक है। ये आप ठीक से देखिए, आषाढ़ का पहला दिन। इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है और हम हमेशा गलत करके आते हैं। ये एक वर्ड है जो आंसर को एकदम पलट के रख देता है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन तो मोहन राकेश का नाटक है, लेकिन वहीं आषाढ़ का जो पहला दिन है वो भवानी प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दंतुल कौन था? दंतुल क्या एक दास था, उज्जैनी राज का राजपुरुष था, राजस्थानी राजा था या फिर कालिदास का सखा था? तो जो दंतुल था वो उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था, ठीक है। इसकी एंट्री कैसी होती है कि वो एक हिरण शावक होता है, उसको बाण से उसका शिकार कर देता है, जिसकी वजह से वो आके कालिदास के पास, कालिदास उसे संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर देखो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिरण शावक को किसने चोट पहुँचाई थी? तो अभी हमने पढ़ा यानी कि दंतुल ने, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दंतुल कौन था? तो उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहे थे? तो खरगोश को झुला रहे थे, बालक को, बालिका को या फिर हिरण शावक को? तो कालिदास जो दंतुल के द्वारा हिरण शावक का शिकार किया गया था वो उसे ही अपनी बाहों में झुला रहे थे। नाटक के प्रथम अंक के अनुसार मल्लिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया था? राजकुमार का, राजकुमारी का, प्राकृतिक सौंदर्य का या फिर जानवरों का? तो नाटक का जब आप प्रथम अंक पढ़ेंगे, वैसे ये नाटक कौन सा है? तो आषाढ़ का एक दिन है। कितने अंकों में विभाजित है? तो 3 अंकों में विभाजित है। मल्लिका कौन है? इस नाटक की नायिका है, ठीक है। तो उसने साक्षात्कार कभी किसका नहीं किया था? तो प्राकृतिक सौंदर्य का, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहन राकेश का पहला कहानी संग्रह है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन तो कहानी है ही नहीं। इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश या फिर मुद्रा राक्षस? तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसान की खंडहर। मोहन राकेश का ये पहला कहानी संग्रह है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंधेर नगरी नाटक का कौन सा पात्र नहीं है? यानी कि अंधेर नगरी में जो भी करेक्टर्स हम इस नाटक को पढ़ते वक्त हमें मिलते हैं उनमें से ऐसा कौन सा पात्र है इन ऑप्शन में जो नहीं है? गोवर्धन दास, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि महंत जी के चेला था। नारायण दास भी था, भिष्टी कसाई भी था और अलका नहीं थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा।
यानी कि सही हो जाएगा, क्योंकि वो पात्र नहीं है अंधेर नगरी नाटक में। महंत जी का लोभी शिष्य कौन था? क्या गोवर्धन दास था, गोवर्धन लाल था, नारायण दास था या फिर नारायण लाल था? तो महंत जी का जो लोभी शिष्य था, जो कि बाजार गया था देखने कि क्या किस भाव है, जब वो भाव पता करके आता है तो वो वहीं रुकने का निश्चय कर लेता है। तो वो कौन था? तो वो गोवर्धन दास था, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंधेर नगरी के किस दृश्य में 4 सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने जाते हैं? ये जितने भी दृश्य हैं ये किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, मतलब उस दृश्य में ऐसा क्या हुआ था उसकी मतलब एक एक वन वर्ड में एक एक डिफाइन किया गया है। तो आपको इससे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है कि पहले दृश्य में क्या था, दूसरे दृश्य में, तीसरे दृश्य में। तो ये जो दृश्य है ये हमारा 5वें दृश्य की बात की जा रही है, ठीक है, कि इस 5वां दृश्य जो है वो अरण्य का है, यानी कि जंगल में उसे 4 सिपाही जो हैं वो गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने जा रहे होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण किस अंक में देखने को मिलता है? तो अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण हमें कौन से अंक में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, चतुर्थ अंक में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार का दृश्य है, ठीक है, जिसमें सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की ये कैफियत देकर आनंद होता है और 7 पैसे लेकर बाजार से 2.5 शेर मिठाई खरीदकर अपने गुरु के पास लौटता है। यहाँ किस दृश्य की बात हो रही है? तो ये दृश्य है हमारा दूसरा। पहला दृश्य जो है वो बाह्य दृश्य है, जिसमें जो महंत जी है वो अपने दोनों चेलों के साथ इस नगरी में प्रवेश कर रहे होते हैं। दूसरा दृश्य हमारा बाजार का दृश्य है, ठीक है। तो सेकंड यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन आ गया कि किस दृश्य में महंत जी अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा प्रथम दृश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? संवत 1935, संवत 1936, संवत 1937, संवत 1938। वो जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया था अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष, वो सन में था। तो आपको अगर सन से संवत में निकालना है तो हम क्या करते हैं, आपको शायद पता होगा 1881 था सन में, हम इसमें 57 जोड़ देंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? संवत 1938, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महंत जी को अपने चेले की किस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था? बहुत सुंदर नगर की वजह से, सभी आदर्श व्यक्ति, सब भाजी व मिठाई टके सेर, या फिर उपर्युक्त तीनों। तो जो महंत जी हैं जैसे ही इस नगरी में प्रवेश करते हैं तो वो अपने जो चेले हैं गोवर्धन दास को वो भेजते हैं कि जाओ भाव पता करके आओ या कुछ सामान खरीद कर लेकर आओ, ठीक है। तो वो जब जाता है, जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी खरीद लो, यानी कि भाजी मिठाई कुछ भी, सबका जो भाव है वो टके सेर है। तो जब वो ये बात पता करके आता है तो इस बात पर महंत जी को भरोसा नहीं हो रहा था, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंधेर नगरी नाटक का कौन सा रूप है? प्रहसन है या मेलोड्रामा, त्रासदी या फिर एक्शन? तो एक्शन तो है नहीं, यहाँ पे मार पिटाई कुछ नहीं हो रही है। त्रासदी यानी कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाना, ये भी नहीं है। मेलोड्रामा भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, प्रहसन यानी कि हंसी से भरा हुआ है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंधेर नगरी नाटक में क्या दिखाया गया है? न्याय और समानता तो बिल्कुल नहीं दिखाई गई है, ए ऑप्शन गलत। प्रेम और रोमांस भी नहीं, बी भी गलत। अन्याय और निरंकुश शासन दिखाया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं, युद्ध और संघर्ष, वो भी हमें देखने को नहीं मिला, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अंधेर नगरी नाटक में हमें अन्याय देखने को मिलता है, किसके द्वारा? चौपट राजा के द्वारा, और एक निरंकुश शासन वो चला रहा था, वो देखने को मिलता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतेंदु ने अपने नाटक में किस प्रकार के शासक की बात की है? किस प्रकार का राजा था चौपट राजा? धार्मिक नहीं, अधार्मिक भी नहीं, विवेकी भी नहीं, हाँ अविवेकी शासक ज़रूर था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि जो ये अंधेर नगरी नाटक है इसमें ऐसा कौन सा पात्र है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो जो विवेकशील देखने को मिलता है। शायद मैंने ये आगे क्वेश्चन आपको इसका आंसर बता चुकी हूँ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिए। दूसरे और तीसरे दृश्य में किसका वर्णन होता है? बाजार, दरबार, जंगल, या फिर ए और सी दोनों? ये अंधेर नगरी की बात हो रही है, ठीक है।
तो पहले दृश्य में हमने पढ़ा बाह्य दृश्य, यानी कि जो हमारे महंत जी थे वो अपने दोनों चेले नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ इस नगरी से निकल रहे होते हैं। तो वो पहला दृश्य हो गया बाह्य दृश्य। दूसरा दृश्य बाजार का है, जब वो अपने चेले गोवर्धन दास को उसके दाम पूछने के लिए भेजते हैं। तीसरा जो है वो तीसरा है वो है हमारा जंगल का है, ठीक है, दरबार का नहीं है, दरबार का चौथा है। तो सी है हमारा जंगल का। तो हमारा दूसरा तीसरा दृश्य जो है वो दूसरा हो गया हमारा बाजार का और तीसरा हो गया जंगल का, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ये अंतिम दृश्य हर जगह पूछा जाता है। ज़्यादातर मैंने जितने भी आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं देख रही थी, ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है, अंतिम दृश्य अंतिम दृश्य। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अंतिम दृश्य जो है वो शमशान का देखने को मिलता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शमशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र कितने हैं। जो मेन कैरेक्टर है वो हमें इसमें 3 ही देखने को मिलते हैं। एक हमारे महंत जी हो गए, उनके 2 चेले यानी कि गोवर्धन दास और नारायण दास, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महंत जी के चेलों के नाम। अभी मैंने काफ़ी बार चेलों के नाम रिपीट किए हैं, शायद आपके दिमाग में घुस गए होंगे। तो रामलाल और श्यामलाल तो नहीं थे, नारायण दास और गोवर्धन दास थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महंत जी के कितने चेले थे। तो 2 ही चेले थे, गोवर्धन दास और नारायण दास, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंधेर नगरी में मूल पात्र कितने हैं। वही क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया है, तो मूल पात्र 3 है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, इन्हीं से क्वेश्चंस बनेगा। अगर यूनिट 1 से कुछ भी पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसको आप अच्छे से देखिए, और जो भी क्वेश्चन ऐसा है कि आपको नहीं आता है या आप ऑप्शन से भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले आप एक बार देख लेंगे तो आपका एग्ज़ाम ठीक जाएगा। मैं यूनिट 2 अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।